चलिए आइए आज फिर से हम प्रयास करते हैं रेलवे एनटीपीसी के 15 से 20 क्वेश्चन हल करने का। कोशिश करेंगे जितना कम समय में आपका हल हो जाए ज़्यादा अच्छा रहे। अगर कहीं किसी तरह का कोई परेशानी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, और या तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर इस चीज़ का सेट आप हल करवा दीजिए, हम उसी को आपको हल करवा देंगे। हम अपनी तरफ से भी, चूँकि रेलवे आने वाली वैकेंसी आपकी मतलब फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम ऑलरेडी हमको उम्मीद है कि आपको 2-3 महीने में ले ही लेगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा 20-25-30 सेट आपको खींच दे। उसके बाद आपको बिहार एसएससी नहीं होगा तो हल करा दें, कुछ एसएससी जीडी का सेट लगा देंगे। तो अभी फिलहाल आते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखिए, दो संख्या का योग कितना दिया है आपका। संख्या मान लेते हैं बाबू x और y, उनका योग कहने का मतलब है x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है आपका 26, और उनका अंतर दे दिया, कहने का मतलब है x माइनस y बराबर कितना 12। तो कह रहा है कि सर आप एक काम करिए, हमें उसके वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए। देखिए ये सारे आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मेट होता है बाबू जिसका नाम है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बच्चा वाला, ये सारे लगभग बच्चे को पते हैं। तो चलिए आइए, इसी को क्या हम नहीं लिख सकते इस तरह से, x प्लस बाई एंड x माइनस बाई, और x प्लस बाई का वैल्यू कितना है 26 और x माइनस बाई का वैल्यू 12। 26 10 260, 26 दूनी 52, तो 260 में 52 जोड़ेंगे तो 312। ऑप्शन बी। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करा कि कोई संख्या है जिसका यदि हम 4/5 भाग निकाले और 3/4 भाग निकाले तो उन दोनों के बीच में 12 अधिक है, कम या अधिक मतलब अंतर, तो वो अंतर दिया है, कितना का अंतर है 12 का, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं अब, किसी संख्या का कितना, पहले 4/5 भाग और उसी संख्या का 3/4 भाग से काय अधिक है, ये 12 अधिक है, कहा संख्या बता दीजिए। देखिए ऐसी स्थिति में जब कोई फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दिया रहे और निश्चित राशि आपका नंबर से संख्या के रूप में यूज कर ले रहे, तो आप एक काम करिएगा, टोटल संख्या निकालने के लिए आप हर का एलसीएम ले लीजिएगा। जो हर का एलसीएम होगा वही आपकी टोटल संख्या होगा। तो हम देखते हैं हर का एलसीएम मतलब 4 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 20, तब 20 का 4/5 निकालते हो, 5 चौका 20 16 और 20 का 3/4, 5 तिया 15, रेशियो कितना का 16:15। 16-15 से कई ज्यादा है, एक वहां कितना अधिक था 12, तो 12 का तुलना 1 से, संख्या पूछा है तो गुने 20, 12 दूनी 24, 240। ऑप्शन डी। तो आराम से बनाएंगे तो मैथ बनेगा, हड़बड़ा के नहीं, रिलैक्स होकर के समझिए, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं।
वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मतलब होता है आपका क्या, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम आप क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है, मतलब कोई संख्या है जिसमें यदि हम 15 जोड़ दे तो जो संख्या मिलेगी वो मूल संख्या के व्युत्क्रम का 100 गुना होगा। ऐसी स्थिति में आपको ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बिना x का कोई विकल्प ही आपके पास नहीं बच जाता है, इसलिए हम मान लेंगे बाबू मूल संख्या मान लेंगे आपका कितना, मूल संख्या हम मान लेते हैं छुट्टी x में कितना ऐड कर दे 15, x में यदि हम 15 जोड़ दे तो जो संख्या मिली है वो मिली है क्या x प्लस 15, वो मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या का व्युत्क्रम x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x का 100 गुना है। हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 100, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि कोई संख्या a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा रहे तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण, जिसमें आपको शॉर्टकट फॉर्म में, ऐसे तो इसको तोड़कर आप हल कर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऐसे को शॉर्ट फॉर्म में हल करने के लिए 3 कंडीशन याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रथम पद और तृतीय पद को गुणा करेंगे और प्राप्त गुणनखंड को 2 ऐसे खंडों में तोड़ेंगे कि जोड़कर अथवा घटाकर दूसरा पद प्राप्त हो जाए, अर्थात बीच वाला प्राप्त हो जाए। यदि प्रथम पद और तृतीय पद का चिन्ह समान है तो जोड़कर दूसरा पद मिलेगा, और अगर असमान है तो घटाकर मिलेगा। आइए यहाँ प्लस माइनस दोनों आप रख सकते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, असमान है मतलब घटा कर आना चाहिए। 100 को तोड़ेंगे 15 लाना है तब b बचे 100 प्लस 20 माइनस 5। x का वैल्यू निकालते वक्त ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आपका आएगा टूटकर अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -20 अब प्लस 5। ऋणात्मक उत्तर कभी नहीं होता, इसलिए x बराबर हमारा आंसर होगा 5, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन 1.427 रेकरिंग है, वो रेकरिंग को हिंदी में बोला जाता है बार, बार रिपीटिंग रेकरिंग। आइए ना ये रेकरिंग दिया हुआ है 27 पे 1.42727 का रेकरिंग है का सही अभिव्यंजन को इंगित करता है, मतलब हल करके क्या आएगा मान NTPC 2021। चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज पहले इसके लिए आप बेसिक समझ लीजिए, रेकरिंग बैठाते कब हैं। जैसे आइए कोई भी संख्या का रिपीटेशन अगर लगातार हो रहा है अनंत बार तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने के लिए रेकरिंग बैठा देते हैं। जैसे आप 1/3 को हल करिएगा तो आपको आ जाएगा 0.3333 डॉट डॉट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 0.3 पे हम रेकरिंग बैठा देते हैं। कभी 2/6 को हल करिए आप, या छोड़िए 2/3 ही हल करते हैं, तो इसको हल करिएगा आप तो आ जाएगा 0.66, तो इस पर हम क्या करेंगे 6 पे रेकरिंग बैठा देते हैं। अर्थात जिस अंक का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन मतलब दोहराया जाता है, उसी पे हम रेकरिंग बैठाते हैं।
और रेकरिंग में मेन रूप से आपको 3 से 4 स्टेज का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दशमलव के बाद वाली संख्या है, कभी कभी तो दशमलव पे रहेंगे नहीं। जैसे आपको मान लीजिए 0.63 रहे, 63 पे रेकरिंग रहे तो इसको हम लिख देंगे 63, और जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उस पर 9 लिख देते हैं उतना। अगर यही रहता 0.633 पे रेकरिंग तो हम लिखते 63, अब बटा 1 अंक पे रेकरिंग है तो 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, और रेकरिंग जिस संख्या पर नहीं है उसको पहले घटा लेंगे। नहीं समझ रहे, आइए सबसे पहले 63 लिखिए, जितना पे रेकरिंग नहीं है उसमें उस घटाइए, रेकरिंग है कितना पे, जितना अंक पर है उतना 9 बैठा दीजिए, और जिस पे नहीं उसके 0, अर्थात इसको आप हल कर लीजिएगा। अब क्या आ जाएगा 57/90। अब इसको आप काटना है तो काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 19 तिया 57, 30 तिया 90। लेकिन अगर कोई संख्या इस रूप में दिया है जो दशमलव से पहले भी उपयोग किए ले रहे, जैसे रहे 1.63 पे रेकरिंग, तो जो दशमलव की पहले की संख्या होती है ना वो पूर्णांक का काम करता है। क्या चीज का? पूर्णांक का। अर्थात इसको हम लिखेंगे 1.63 1.99। समझ गए? तो कभी भी रेकरिंग वाले क्वेश्चन में अगर दशमलव के बाद पहले कोई संख्या दे ले, बाद नहीं पहले, तो वो पूर्णांक में मानी जाती है। आइए इस क्वेश्चन को अब हल करके देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। संख्या है 1.4227 पे रेकरिंग इक्वल टू भाट, तो हम इसको लिखेंगे 1.427 में घटा देंगे 4, अब बटा रेकरिंग है कितना पर, 2 अंक पर, तो 99 नहीं है उसके बदले 0। चलिए आइए तो हल करके हमारा आ जाएगा 1.423/990, 9 4 13। ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि आपका नीचे तो 99 वाला कोई विकल्प है नहीं, 1000 है, 1400। चलिए काट के देखते अगर कटता है। 4 2 6 और 3 9, 9 से कटेगा तो इसको हम काट सकते हैं। 9 चौका 36 और 9 सते 63, 110, 1199, अर्थात ही लिखा जाएगा 1.47/110। हल करेंगे बाबू तो आ जाएगा 110 में 47 जोड़ेंगे 157/110, ऑप्शन बी। देखिए आराम से हल करिएगा तब मैथ हल होगा, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। हड़बड़ाइएगा तो कई बार ऐसा होगा कि जो चीज़ें आप जान रहे हैं वो भी हड़बड़ाहट में भूल जाइएगा, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको रिपीट टाइम नहीं देता। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं और दोबारा उसको बनाने जा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि अगला क्वेश्चन में आपका किसी न किसी तरह से आपका समय बर्बाद होगा, 2 क्वेश्चन छूटने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन में एकदम ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर आप क्वेश्चन को चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हल करना तो सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प होता है आपका एक क्वेश्चन को बनाने का बाई ऑप्शन। लेकिन कब? जब कभी आपको पूछ ले रहे क्या, मूल भिन्न। मूल भिन्न मतलब जो आपका शुरुआत में दिया हुआ भिन्न था वो दिया हुआ आपका ऑप्शन में, इन चारों में से ही कोई आपका जो है एक मूल भिन्न है। उसे करना क्या है, मूल भिन्न में अगर हर में हम 2 घटा दें और यदि अंश नहीं हर में 2 कम कर दे, यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए। अच्छा ऐसा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, कंडीशन है बाबू। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब कहना वो चाह रहा अंश और हर का अंतर 2 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अंश और हर का 2 अंतर होना चाहिए, तो ये तो 5/7 हो गया।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप बाई ऑप्शन हल कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर लग रहा है कि नहीं सर हम बेसिक भी हल करके देखना चाहते हैं तो हम वो भी बता देंगे, पहले आपको बाई ऑप्शन समझा देते हैं। आइए देखिए 5/7 है, इसको 5/9 आप लिख सकते हैं, 1/3 और 3/7। अंश और हर में अंतर वो कह रहा था कितना का, 2 का था। 5 और 7 में 2 का अंतर, 5 में 2 का अंतर, तो ये तो आंसर ऐसे ही नहीं होगा। ये हो सकता है, ये नहीं होगा। क्यों? 3 और 7 में 2 का अंतर है, बिल्कुल नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं बाकी 2 ऑप्शन बचे हुए में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर हम मान लीजिए ऑप्शन ए से चलते हैं, 5/7। एक चीज और ध्यान दीजिए, वो कह रहा है अंश में 2 घटाया जाए, तो 1/3 में आप कैसे 2 घटाइएगा, इसमें 2 कैसे घटेगा। इसलिए हम कंफर्म हो गए कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ए ही आंसर होगा। 1 में 2 कभी घटकर पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि एक अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो वैल्यू 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो 1/3 आ रहा है मतलब 1 में 2 घटाएंगे तो कैसे आएगा। मगर फिर भी हम प्रूफ कर लेते कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो यदि अंश में 2 घटाया जाए -2 और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न हमको चाहिए 1/3, यही प्राप्त हो रहा है ना। हल करते बाबू 3/9 बराबर चाहिए 1/3, हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3, अर्थात LHS बराबर RHS। तो हमारा आसानी से ये आंसर आ गया, ऑप्शन ए। कई लोग कहते हैं कि सर बाई ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है कि नन ऑफ दीज दे देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या हम हल करते रहे हैं। तो फिर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हमको 3-3 क्वेश्चन बनाना पड़ गया। इसका बेसिक तरीका बता दीजिए। तो आइए जरा हम बेसिक से इसको हल कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आप इसको कर सकते हैं बाई ऑप्शन, सेकंड मेथड में हम बेसिक समझते हैं ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। आइए ना इसी को करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। मान लीजिए हम भिन्न का हर x मान लेते हैं, अंश हो जाएगा 2 कम, मतलब x - 2। ठीक है, अंश में से 2 घटाया जाए, मतलब इसमें -2 किया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारा भिन्न जो है x - 2 और x है, x माने हैं x से 2 कम है ये, तो मुझे यही भिन्न निकालना है। तो चलिए हल करते हैं बाबू। x - 4/x + 2 बराबर 1/3, 3x - 12 बराबर x + 2। तो हल करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2x प्लस इधर आएगा बराबर 12 माइनस उधर जाएगा जुट जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 7। मूल भी हमारा हर आ गया, x × x - 2 है, x का वैल्यू आ चुका है 7, और 7 में 2 गया 5। तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। समय है तो बेसिक आप हल कर लीजिए, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज दिया हुआ नहीं था ऑप्शन। कई बार आपको ऐसे विकल्प मिल जाएंगे जहाँ ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उस स्थिति में आपको बेसिक भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मदद होता है, क्योंकि कई बार ऐसे आंसर मिल गए हैं जहाँ है कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता। चलिए 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3/3 पर पावर 34 बटा नहीं है प्लस 3 पर पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। स्क्वायर रूट बनाना है। स्क्वायर रूट मतलब फिर वही नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते वक्त आप आराम से रिलैक्स होकर के आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देख लीजिए, आधार दोनों का समान है, 3 पे पावर 34 है और प्लस 3 पे पावर 35 है, और इसका हमें निकालना है वर्गमूल मतलब रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं वो 3 पे पावर 34 कॉमन लेकर के, पीछे एक ऐसा बताए होंगे 3 पे पावर 0 और प्लस 3 पे पावर 1, रूट अंडर हो जाएगा 3 पे पावर 34। इसका वैल्यू ना 1 हो जाता है। याद करिए, पीछे कहीं आपको हम बताए होंगे नोट करके किसी सेट में,
कि a पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, घातांक करने का प्रोसेस है बाबू, तो 1 और 3 पे पावर 3 मतलब 3 प्लस 1 4, उतना तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को। एक घातांक करने में क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ऐसे तो मुझे लगता बताए हैं, a पे पावर m गुने a पे पावर n रहे तो a पे पावर m प्लस n हो जाता है, या a पे पावर m पे पावर n रहे तो a पे पावर mn हो जाता है। ये दो प्रोसेस ध्यान रखिएगा। 34 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 17 गुने 3 पे पावर 17, या 4 को लिख देंगे 2 दूनी 4, अर्थात 2 को 2 में से 1 निकल गया, ई दोनों में से 1 निकल जाएगा स्क्वायर के लिए, तो 3 पे पावर 17, 2 गुने 3 पे पावर 17 है ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए छठा क्वेश्चन हल करते हैं। 6 तो हो गया आपका, 7 नंबर। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो प्रोसेस ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ आपका जो निश्चित राशि दिया हुआ है वो किस रूप में दिया हुआ है, अंकित मूल्य के रूप में, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, क्रय। प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह के क्वेश्चन हमेशा क्रय मूल्य अंकित मूल्य से रिलेटेड पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक आपका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना, समझ गए? तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने के लिए देखिए ध्यान रखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं। अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जो उस पे दर्शाया गया मूल्य, लिखा हुआ मूल्य। किसी भी दुकानदार के पास अगर एक बुक लेने जाते हैं और बुक की कीमत अगर 500 लिखा हुआ तो मुझसे पूछते हैं कि कितना % डिस्काउंट आप दीजिएगा, तो हम बुक उसके खरीद मूल्य पे डिस्काउंट नहीं मांग रहे, वो अंकित है उस पे, वो 10% 20% जो भी बताता है उसका हम उतना लेस कर लेते हैं। समझ गए? छूट या डिस्काउंट का मतलब होता है कमी ही। समझ गए? चलिए आइए, तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना और दूसरा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। चलिए आते हैं, इन दोनों का कंडीशन ध्यान से समझिएगा। हम आपको एकदम शॉर्टकट फॉर्म में एक तरीका बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य से जब भी क्रय मूल्य पे चर्चा होगी ना बाबू, तो लाभ या हानि की चर्चा होगी, क्रय मूल्य पर कभी भी डिस्काउंट की चर्चा नहीं होगी। छूट या जिसे आप बट्टा कहते हैं, कोई भी दुकानदार जिस रेट में खरीद के लाया है अगर उस पे आप छूट मानिएगा, मान लीजिए कोई की वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, आप हमको छूट कहिएगा तो हम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो हमको लॉस हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लॉस या हानि वाला स्थिति में हो जाएगा। हम छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। समझ गए? तो क्रय मूल्य से हम निकाल रहे हैं अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य के साथ चर्चा होगी लाभ या हानि की, और तब जाके वस्तु का क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से आप आइएगा क्रय अंकित मूल्य में आ रहे हैं ना, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में तो अब चर्चा होगी छूट या जिसे आप क्या कहते हैं, बट्टा, बट्टा का। समझ गए? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में पहुंचने के लिए दो ही चीजें चर्चा होगी, लाभ या हानि का, और विक्रय मूल्य से हमें अंकित मूल्य में पहुंचना है तो छूट या जिसे आप बट्टा कह सकते हैं, अंग्रेजी में आप डिस्काउंट बोल सकते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। आइए इधर, अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की जब बात होगी तो यहाँ चर्चा होती है प्रतिशत की। किसकी? प्रतिशत का। तो दोनों को हर हाल में हम कितना मान लेंगे? 100। क्रय मूल्य भी 100 मानेंगे और अंकित मूल्य भी 100। इधर आइए,
इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, अंकित मूल्य से हमको क्रय मूल्य में जाना है, तो अंकित मूल्य पे चर्चा होगी छूट या बट्टा का, तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य। और यहां से हमको पहुंचना है अब क्रय मूल्य में, तो यहां चर्चा हो जाएगी लाभ या हानि का। दोनों हर हाल में कितना मानेंगे 100। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, 1280 अंकित है, निकालना है क्रय मूल्य, अर्थात हमें अंकित मूल्य से क्रय मूल्य जाना है, अर्थात हमारा दूसरा कंडीशन लगेगा। वहां अंकित मूल्य कितना है 1280, यहाँ ये देखिए निकाल रहे हैं इसको हम 1280, यहाँ अंकित मूल्य कितना माने हैं 100, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। छूट या बट्टा कितना परसेंट छूट 10%, तो हो जाएगा 90। एक चीज और रखिएगा, दिया गया परिणाम हमेशा नीचे लिखा जाता है और पूछा गया परिणाम हमेशा ऊपर। पूछेगा 1 रुपया में 12 की दर से संतरे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कैसे बेचना होगा, तब 0 से 0 काट देंगे, 12 से 12, 1 रुपया में 9 की दर से। समझ गए, एक होता है दिया गया परिणाम, एक होता है पूछा गया परिणाम। तो पूछा गया परिणाम हमेशा ऊपर लिखेंगे और दिया गया परिणाम नीचे। यहाँ करा 20% का लाभ होता है, अर्थात ये दे दिया है बाबू, तो दिया गया परिणाम नीचे। कभी प्रॉफिट एंड लॉस का होगा ना, तो थ्योरी का क्लास हम 2-3 को आपका ऐसा वाला उपलब्ध करवा देंगे। आइए इधर, आप पूछ रहा क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना माने हैं हम लोग 100। चलिए काटते हैं 100 से 100, हालांकि 90/120 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल आप समझिए डिटेल में। चलिए 12 से 12 काट देते हैं, आपको कट जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ काटेंगे तो 4 तिया 12 और 20 चौका 32 तिया 96, 960 रुपया होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं रख रहा था बनाना, मैंने आपका रख रहा था ये तरीका कंडीशन को समझना, तो इसको ध्यान से समझिए, और नहीं तो आप इसको 2 स्टेप में हल कर सकते हैं। अंकित मूल्य से आप विक्रय मूल्य निकालिएगा, फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिएगा, 2 स्टेप में आप हल करिए, बिल्कुल आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है इजली है, आपका बेसिक है और कुछ नहीं है इसमें, तो आप डायरेक्ट भी आंसर। माध्य को ना बाबू आप औसत ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माध्य बराबर भी वही कंडीशन होता है, दी गई राशि का योगफल बटा दी गई राशि की संख्या। माध्य की भाषा में बस इसको कहता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही माध्य का कंडीशन कहता है। तो एक अलग है, सिग्मा सिर्फ योगफल को दर्शाता है, और औसत भी यही कहता है कि औसत कहता है दी गई राशि का योगफल बटा संख्या। तो सारा कंडीशन सेम ही है, अलग से कुछ नहीं है, बस एक ही सेंटेंस को घुमा घुमा के बच्चा को कंफ्यूजन में अकेले रहता। क्या है ना कि अगर आप समझिए और समझ के चलें तो मैथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको मैथ लगेगा, और नहीं तो सबसे ज्यादा परेशानी वाला अगर कोई सब्जेक्ट लगेगा तो मैथ। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसे टीचर से जुड़ जाते हैं, या जो भी हो, कुछ विशेष हम क्या बोले, जहां मैथ इस तरह से बताया जाता है कि उनके लिए मैथ प्रेशर बन जाता है, बोझ बन जाता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चे को मैथ से नफरत होने लगता है, उसे लगता है कि बहुत ही हार्ड या बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है मैथ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैथ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, समझिएगा ना, बार बार करें कि अगर आप मेहनत करिए, समझिए, कोई चीज आपको सही ढंग से समझाया जाए, अगर आप समझ रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। मैथ सिर्फ समझने का सब्जेक्ट ही, इसको रटने से आपको अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आइए जरा समझते हैं। और कहा जाता है ना कि जब कोई चीजें ठान ले तो उससे हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मली है, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। क्या है ना कि अगर मंजिल, कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है,
पर हम कोशिश भी ना करें, मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। तो ट्राई क्यों ना किया जाए अपने तरफ से। देखिए एक चीज जरूर बोलेंगे, आप शिद्दत से खुद को इतना समय दीजिए ना कि एक समय ऐसा आए जिस वक्त आपको अफसोस ना हो कि काश हम थोड़ा सा और समय दे दिए होते। अपना जितना संभव है बेस्ट टाइम देने का प्रयास करिए खुद को, सीखिएगा तो आपको आसानी से आएगा। देखिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको दो तरह से बना सकते हैं बाबू, एक बेसिक तरीका से, ऐसे आपको जानते हैं, ये देखिए कितना इजीली क्वेश्चन, इसका आंसर ही 10 होगा। जब कभी विषम संख्या नंबर ऑफ टर्म्स में दिया रहे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो औसत वही हो जाता है जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। कैसे? फर्स्ट सेट में एक कंडीशन आपको बताए होंगे समांतर वाला, 1 2 3 डॉट डॉट 50 तक, याद करिएगा, 2 4 6 डॉट डॉट 50 तक, तो नेचुरल है नहीं। आइए यहाँ है 1 3 5 डॉट डॉट 49 तक। अगर अंतर समा रहे हैं ना तो वहां हम आपको योगफल के लिए एक फार्मूला लिखाए होंगे, याद होगा तो सारे बच्चे आप समझ रहे होंगे, नहीं तो फर्स्ट सेट जाके आप देखिएगा ना, वहां लिखाए होंगे आपको टोटल संख्या इनटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। हम चाहते तो आंसर मार के अभी तक इसको निकल गए होते, बस 1 सेकंड का ये काम था, लेकिन पहले क्या हो रहा है कंडीशन उस चीज को समझिए ना, क्योंकि क्या गारंटी है कि आपका 10 प्राकृत संख्या पूछ रहा है, कल 10 तक प्राकृत संख्या नहीं पूछेगा। एक 10 प्राकृत संख्या और एक 10 तक प्राकृत संख्या, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। प्राकृत भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, प्राकृत हो सकता है, विषम हो सकता है, सम हो सकता है, कुछ भी। ये लैंग्वेज में ना तक में और संख्या में बड़ा अंतर हो जाता है, जरा समझते। इसमें हमने सिर्फ इतना कहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स हटा दीजिए, जैसे 1 3 5 49 तक कोई औसत पूछ देना था, प्रथम प्लस अंतिम 49/2 50/2, इसको औसत कितना हो जाएगा 25। कैसे? चलिए एक नॉर्मल सा हम आपको 3 गो से चीज लिख के दिखते हैं, 1 3 5, ये 3 गो में प्रूफ करते हैं। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, प्रथम प्लस अंतिम को ऐड करिए, 1 + 5/2 6/2 का 3। यहाँ 10 प्राकृत संख्या करा है, 10 नहीं, तो अगर आप ये 3 जो निकालने गए ना उससे अच्छा नंबर्स को गिन लीजिए, 1 2 3, कितना औसत 3, जैसे लिख दे कोई 1 3 5 7 9, औसत कितना होगा 1 2 3 4 5, देख लीजिए औसत 5, या बीच वाला देखिए 5 या 9 1 10 जोड़िए 5, तो कभी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे ले रहे तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लीजिए। वो 10 प्राकृत संख्या क्या कह रहा था, विषम संख्या ना, विषम संख्या मतलब कहना चाह कि 1 3 5 डॉट डॉट, आप कहाँ तक जाइए 19 तक, गिन के देख लीजिएगा, आपको 10 को मिल जाएगा आपको विषम, समझ गए। तो 19 है 1 20/2 10, या कभी भी रहे प्रथम n लगातार या n प्राकृत संख्या अति विषम संख्याओं का औसत, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हो जाता है। आइए अब इसका हम एक फॉर्मेट आपको बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर प्रथम n तक नहीं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर आपको पूछ दे तो इसका कंडीशन ही हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। औसत मतलब कहिए या माध्य कहिए, एक ही बात है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। अब ये कंडीशनली क्या है ये भी आप समझ चुके हैं और बेसिक भी समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समय आपको क्या हम देते रहे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। अच्छा, 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है ना। चलिए ये क्वेश्चन हल करते हैं। यही लैंग्वेज में रूप से हमको लग रहा था कि आखिर ये समान दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में। एक दूसरे से ओर की कहने का मतलब है ना कि विपरीत दिशा, मतलब मान लीजिए 2 स्थान है बाबू ए और बी, तो एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर चली है, दूसरा बी से ए की ओर चली है। तो पहली रेलगाड़ी चली है कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चला है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो मिलती है तो पाया जाता कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। समय सेम है, तो पहला 35 किलोमीटर चलेगा और दूसरा 30 किलोमीटर, मान लो समय सेम है 1 घंटा, तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय 30 बटा, या तो चाल तो वो दिया हुआ है, कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप चाहिए तो रेशियो भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं।
काट दे रेशियो, चलिए ये रेशियो से ही बनाते हैं। 6 पचे 30, 7 पचे 35, बताओ कितना अधिक तय किया? 1, वहां 30, 30 का तुलना 1 से। पूछा क्या? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी विपरीत दिशा में चलने पर चाल क्या होता है? जुट जाता है। चाल तो 7 अच्छो 13, 13 39, 390 किलोमीटर। विपरीत दिशा में रहे ना चाल, तो विपरीत दिशा में चाल बाबू, अगर 2 रेलगाड़ी की चाल, पहला का मान लो x है और दूसरा का y है, तो विपरीत दिशा में x प्लस y और समान दिशा में x माइनस y। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, समान दिशा में घटता है, अर्थात हमारा कितना होगा? 390 है ऑप्शन में ना। हाँ, ऑप्शन सी। चलिए फिर समय आपका ज्यादा निकल जाएगा, आते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल मतलब जहां धारा की चाल कुछ नहीं है, धारा की चाल 0 बता रहा है, वहां चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, शांत जल में नाव की चाल कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब धारा के दिशा में चाल बाबू, आइए देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल दे दिया है आपका 14 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के दिशा में आपका दूरी देल है कितना? 28 किलोमीटर। और धारा के दिशा में आपका समय कितना दिया हुआ है? 28 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा 45 मिनट, घंटा में बदलेगा 60, 15 45 और 15 चौका तो 7/4 घंटा। मुझे लगता है यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। चाल कहता है दूरी बटा समय, 28/7 ऊपर 4 चल जाएगा, 7 चौका 28, अर्थात धारा के दिशा में चाल उसका है 16 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में 14 चल रहा था बाबू, और धारा की दिशा में जाए लगा तो 16 हो गया था। 2 किसके कारण बढ़ा? धारा के कारण ना, अर्थात तो धारा की चाल आपका हो जाएगा 16 माइनस 14, कई किलोमीटर प्रति घंटा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा लगता है समय आपको अगर लग गया तो ज्यादा हो जाएगा। भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए x ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और इसी पे एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भी प्रत्येक भुजा a है। तो कह रहा है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का होता है बाबू √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर तो √3/4, ऑप्शन 3/4, √3/4, ऑप्शन ए हाँ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 2 घन है जिसकी प्रत्येक भुजा दिया है 10, ऐसे भी घन की प्रत्येक भुजा समान ही होती है, ध्यान रखिएगा। आई 2 घन को इस तरह से जोड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी क्यूबिक होता है ना, क्यूबिक समझते हैं या लूडो वाला खेलते हैं, उसको जोड़कर देखिएगा लंबाई उसकी बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, समझ रहे हैं। जैसे आइए एक नॉर्मल से आपको हम दिखाते हैं, इस तरह से बुक आप समझिए, ये बुक है, तो अगर इसको हम 2 को जोड़ेंगे, 2 बुक को, तो लंबाई बढ़ेगा, इसका चौड़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊंचाई पर भी नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो आइए तो जरा इसको देख लेते हैं। इसकी कितना दिया है आपका भुजा 10 और 10, तो ये लंबाई इसकी हो जाएगी कितनी? 10 और 10 20, चौड़ाई 10 ही रह जाएगा, ऊंचाई 10 ही रह जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जो बताइए आप हमको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, तो हो जाएगा 2 × LB विद है के 200, BH दद है के 100 और LH विद है के 200, फिर हो जाएगा तो 200 200 एक 400 और एक 500, तो 2 × 500 मतलब 1000 बाबू, एक पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना है स्क्वायर, ऑप्शन सी।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। गोले का आयतन, अरे फिर घन का ही क्वेश्चन मिल गया। ये एक घन है, ऐसा समझिए ना, इस तरह से आप बना सकते हैं घन को। और इसमें क्या किया गया है ना, ऐसे करके एक बड़ा गोला काटा गया। बड़ा गोला मतलब इससे जो मैक्सिमम साइज का काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता इस भुजा से इस भुजा तक ये टच करेगा। और इसका कितना दे दिया भुजा, 6 सेंटीमीटर, मतलब गोला का व्यास हो जाएगा बाबू डी। गोला का व्यास हो जाएगा घन की भुजा, अर्थात डी बराबर 6 तो आर बराबर 3, त्रिज्या आधा होती है। आयतन पूछ रहा है तो गोला का आयतन का फॉर्मूला आप लोग सारे जानते होंगे। गोला का आयतन होता है बाबू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, एक मिनट, ऐसा लगता है पाई में ही दे रहा है आपका, पाई में ही सारा ऑप्शन है बाबू। आइए हल करते हैं। पाई गुने, यहाँ भी आपका आइए ना, 3 का क्यूब 27, 9 तिया 27, तो 9 चौका 36 पाई। शायद यहाँ ऑप्शन में पाई आपका छोड़ दिया है, उसको देना चाहिए था। 36 पाई है बिल्कुल। लेकिन 36 पाई आयतन पूछ रहा तो स्क्वायर कैसे होगा, क्यू होगा, क्यू, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नहीं। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 13। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त बनाया गया। 3, 4, 5 है मतलब समझ लीजिए ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है मतलब समझ लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज है। अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। पहले आइए थोड़ा सा दो कंटेंट आप समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा कभी कॉपी में, बेटर रहेगा आपको। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको P या L कह दीजिए, B कह दीजिए, बेस छोड़िए ना, P मानते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतः कोई अगर वृत्त खींचा गया है तो इसकी त्रिज्या, किसी समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है P + B - H/2। लेकिन मान लीजिए एक वृत्त है और इसके अंदर, बाय द वे ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के बाहर अगर उसके शीर्षों के स्पर्श करते हुए कोई वृत्त खींचा गया है P, B और H, तो देखिए ना ये वाला लग रहा है कि इसको केंद्र से होकर गुजरेगा बाबू हमेशा। ये हाइपोटेनस ही आपका क्या होता है, बेस हो जाता है। अर्थात किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा H/2। समझ गए। तो आइए अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा, यहीं पे हल कर लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त, इसका वैल्यू दे दिया है 3, 4, 5, है ना, 3, 4, 5। हालांकि एक ही को में फिगर हम बना सकते थे, लेकिन अब छोड़िए, अब बना ही दिए दो तो यहीं बता लेते हैं। तो आइए स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो पूछ रहा है अंतःवृत्त का। तो P + B मतलब 4 और 3, 7 में 5 गया, 7 में 5 गया तो 2/2। हाइपोटेनस मतलब 5/2, 2 से काटेंगे तो 1 और 5/2, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 2:5। इसको लोगों के ना नोट्स करके नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ये दोनों कंडीशन। चलिए एक ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, AD X है और क्या कर रहा है, एक मिनट, दी गई आकृति में DE समानांतर BC है। अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है। चलिए ये हल करते हैं। एक मिनट, कहता है दी गई आकृति में DE समानांतर BC का, ये समानांतर है, समझ गए, और AD बराबर X दिया हुआ है।
और dv बराबर x माइनस 2 है। AE बराबर कितना है, x प्लस 2। IC बराबर x माइनस 2, नहीं x माइनस 2 नहीं है, x माइनस 1 है। तो करा x इक्वल टू भाट। देखिए एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची गई हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची गई हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। समझ गए? अर्थात यहाँ देखिए हमारा है ए बी सी डी और ई, तो हमारा हो जाएगा बाबू ए डी बटा डी बी समान अनुपात में, बराबर में ए ई बटा ई सी। तो आइए ए डी का वैल्यू कितना है x और डी बी का वैल्यू x माइनस 2 बराबर ए का वैल्यू है x प्लस 2 अब बटा x माइनस 1। हल करिए यहाँ, चलिए ये हल करते हैं। तो हो गया x गुने x माइनस 1 एंड x प्लस 2 एंड x माइनस 2। मुझे क्यों लग रहा है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया है बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं छुट्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ से हल करेंगे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस एक्स बराबर 4। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन सी। चलिए तो 15 का 15 क्वेश्चन आपका हल हो गया, और भी है 15 क्वेश्चन नहीं। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन हल हो गया है आपका। ध्यान रखिएगा इस तरह के 15 क्वेश्चन अगर आपके हल हो जाते हैं तो